तो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये होमवर्क दिया था कि आप आउटर मोस्ट सेल का लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम का निकालिए। उसी तरीके से आपको बेरिलियम का भी, और इधर मैंने बताया था 2 पीरियड मैंने आपको असाइन किया था उनका। तो अब मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग की वैल्यूज बताइएगा, ठीक है। तो पीरियड का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पहले, और देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। तो बच्चों, मैं लिथियम लिख रहा हूँ, उसके बाद सोडियम लिख रहा हूँ, पोटेशियम लिख रहा हूँ, रुबिडियम लिख रहा हूँ, सीजियम लिख रहा हूँ, फ्रांसियम लिख रहा हूँ, राइट। उसके बाद ये एटम्स है। इधर मैं को जेड वैल्यू सभी को मालूम ही है, सिग्मा भी मालूम है बेटा, तो जेड स्टार भी आपको मालूम चल जाएगा। मैं इंटरेस्टेड जेड स्टार में हूँ, क्योंकि जेड स्टार का क्या नाम है भाई बच्चों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कृति का काम किया है पूरा? यस सर। चलो बताओ, सभी का वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी। तो लिथियम का जेड वैल्यू कितना है? 3, एटॉमिक नंबर 3 बेटा। 3। और सिग्मा वैल्यू कितना है बताइए? 1.7 1.7। तो जेड स्टार कितना आ गया? 1.3। 3 सोडियम का बेटा 11 होता है जेड। जेड स्टार बताइए कितना है? 4.2 कितना बेटा? 8.8 8.8 सबका आया है ना Yes, sir. यही? यस सर, यस सर। वो 2.2 है। ये 2.2। अच्छा, उसके बाद देखो मैं लिख रहा हूँ, बताना सही लिख रहा हूँ क्या? सब देखो फिक्स होगा भाई वैल्यू। यस सर, सबका 2.2 है। मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चों, कि आप अगर एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो जेड स्टार की वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। यही है ना? अच्छा, अब ये सारा वैल्यू बता दो। ये 19 होता है बेटा। रुबिडियम का कितना होता है? 37। सीजियम का 55। 55 और फ्रांसियम बेटा 87। सिग्मा बताते जाओ। सिग्मा पोटेशियम का कितना है? 16.8। रुबिडियम बेटा 34.8। 4.8 सीजियम 52.8। और फ्रांसियम बेटा 84.8। शाबाश, वेल डन बच्चों। तो देखो, आपको ग्रुप में एक ट्रेंड मिल रहा है कि सर ऊपर से नीचे जाने पे नियरली जेड स्टार की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लिथियम का हो गया, आपने नेक्स्ट उसके बाद सीधा किसका किया है? बेरिलियम का किया होगा, है ना? सॉरी, लिथियम, यस सर, बेरिलियम था। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यही किया है ना बच्चों? यस सर। मतलब अलोंग द पीरियड, राइट? यस सर। तो यहाँ पे एटम्स आपके सामने है बेटा, उनका वैल्यूज बताओ। ठीक है, तो आप फटाफट उनकी वैल्यूज बताओ। जेड सभी को मालूम ही है। यस।
चलो तो फटाफट वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ सिग्मा, वैल्यू ऑफ z स्टार। तो बच्चों z कितना था लिथियम का 3, 3. सिग्मा कितना था बेटा 2.05. नो सर, लिथियम का 1.7 हो जाएगा. 1.7. यस सर, 1. लिथियम का 1.7 है, बेरिलियम का था ये. ये कितना था 1.3। हाँ बेरिलियम का कितना होता है बेटा 4, 2.0. ये 2.05. और ये 1.95. 1.95. देख लो कितना जंप हो गया नहीं। उसके बाद बोरॉन बताइए। सर 2.4 आएगा सिग्मा. यस सर, 2.4 आया. मतलब 0.35 बढ़ रहा है ना हर बार। ये सुनो, यस सर. यस सर. क्योंकि सेम सेल में याद होगा कोई भी चीज ऐड हो सेम सेम ग्रुप में, क्योंकि सब S और P वाले में ही भर रहे हैं। S1 हो रहा है, यहाँ S2 हो रहा है, यहाँ S2P1 हो रहा है, तो SP का तो एक ही ग्रुप होता है, तो हर बार कितना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज और नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए, इसमें Z स्टार कितना है बोरॉन में 2.6. 2.6. कार्बन में बताइए बेटा 2.75. ये कितना 3.25. 0.25. ये बेटा 3.1. 3.1 यस सर. Yes. ये कितना 3.9. ओके ये बताइए 3.15. 1.5 या 4.5 Right. 4.5. Yes sir, 4.5. ये कितना आएगा 4.55. करेक्ट आ रहा है। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कितना आएगा 3.8. 8. और ये बेटा 5.2. 5.2 2. नियॉन का 10 है बेटा, ये आएगा कितना 4.1. 4.15. 15. और ये कितना 5.85. 5.85। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आप देखो Z स्टार का वैल्यू तो लगातार बढ़ रहा है ना, बोलिए भाई। Yes sir. Yes. पीरियड में ऊपर से नीचे जाने पे ऐसा हो रहा है। अच्छा एक बात और मैं बोलूंगा, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेट करिएगा, हालांकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, पर फिर भी मैं बोलूंगा एक बार देखने के लिए। ये दोनों ग्रुप का बेटा ना एक बार आप कैलकुलेशन करिएगा, ये दोनों ग्रुप के लिए क्या निकालना है बेटा Z स्टार आउटर मोस्ट के लिए, एक बार इसके लिए भी और एक बार कल आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, ये जानबूझ के मैं आपको दे रहा हूँ काम, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगा। राइट बच्चों, सो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो Z स्टार मालूम चल गया, तो आपको एक जनरल ट्रेंड क्या मिला। जनरली when we move okay, so बच्चों generally when we move from लेफ्ट टू राइट, मतलब आप लिथियम से लेकर नियॉन तक, तो क्या हो रहा है Z स्टार इंक्रीजेस, ये सुनो। Yes sir. Yes sir.
इंक्रीजेस ग्रेजुअली, लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, तो ये एक हमारा ट्रेंड आया। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटा, कहां पे? और ये लेफ्ट टू राइट कहां पे बढ़ रहे थे हम? इन अ पीरियड, राइट? जो लेफ्ट टू राइट का बात है वो कहां पे डिस्कशन है? Generally, when we move from top to bottom, in a group, तो क्या हो रहा है? Z star is nearly constant, right? ये दिख रहा है ना भाई बच्चों? Yes. तो ये दोनों आपके मेन पॉइंट है। जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, Z star is nearly constant. और जनरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, Z star increases gradually. तो बेटा पीरियड में ऐसा होता है और ग्रुप में ऐसा होता है। बट क्या रियलिटी में ऐसा है क्या? तो आंसर है बेटा नहीं, क्योंकि आप लिथियम के ग्रुप में तो आप देखोगे, इवन बेरिलियम के भी ग्रुप में देखोगे बेटा, बट जब नेक्स्ट ग्रुप आता है यानी स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, मोरलेस आपको यहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखेगा, बट टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम, बच्चों ये दो जगह ऐसे है जहां बहुत ज्यादा जंप होता है। Whenever you move from lanthanum to hafnium, यहां से यहां और यहां से यहां, जब भी आप यहां मूव करते हो बेटा, तो देयर इज अ ह्यूज जंप इन Z star। यहां पे भी सेम चीज, ह्यूज जंप इन Z star। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? कोई रीजन बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? Yes. मतलब Z star अचानक से बहुत बढ़ जाता है। हाँ बोलिए। तो लेंथेनियम के बाद और भी तो एलिमेंट आते हैं उन दोनों के बीच में, मतलब हाँ बिल्कुल, हाफनियम लैंथेनम में के मतलब बाद ज्यादा सीरियम। इलेक्ट्रॉन होते हैं लेंथेनियम से। हाँ देखो, सीरियम, प्राजिडियम, फिर नियोडिमियम, राइट, समैरियम, और डॉट 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 कहां तक जाता है बेटा? ल्यूटेशियम तक, है ना? Lutein. तो बच्चों यहां से यहां तक जब जाएगा तो आपने देखा था कि एक ही ग्रुप में अगर हम इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करें तो हर बार हमने देखा था कि एक ही ग्रुप में क्या फर्क पड़ रहा था। सिग्मा वैल्यू 0.35 और ये 0.65 बढ़ रहा था हर बार, है ना? क्यों बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो अब आप सोचो कि हर जगह सेम ही ग्रुप में आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो ऐसे बढ़ता 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 यहाँ तक आते आते इमेजिन करो कि 0.65 मल्टीप्लाई बाई 14, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप लगभग लगभग 8-9 के आसपास फिगर आएगा। अब 8 और 9 का जंप हो जा रहा है अचानक से यहाँ। तो जब इतना बड़ा जंप है बच्चों, तो ऊपर से नीचे आने पे भी चीजें प्रभावित होंगी। भाई ऊपर से नीचे आया, मोरलेस कांस्टेंट हमें समझ में आता है, बट अचानक से बहुत बढ़ गया तब तो उसका असर तो पड़ेगा ना। बोलिए, तो क्या क्या असर पड़ता है? ये एब्रप्ट जो इंक्रीमेंट है बच्चों, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? उससे इनके प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? तो भाई सारी प्रॉपर्टीज। एटॉमिक साइज पे बहुत फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाला एनर्जी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इन सभी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है।
when you are moving from left to right, when you are moving from left to right. Understood? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रख के रहना। और इनके वजह से बच्चों जो भी चीजें आती हैं उसको हम टर्म करते हैं एक और टर्म से जिसका नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? Lengthened contraction. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों? सिकुड़ जाना, यही ना बोलता है शुद्ध हिंदी अगर बोला जाए तो। सिकुड़ने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। Yes. क्या चीज सिकुड़ेगा बच्चा? एटॉमिक साइज सिकुड़ जाएगा, साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, है ना? तो उसके वजह से बाकी प्रॉपर्टीज भी अफेक्ट होती हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है ये यहाँ। अच्छा, क्या इस सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा? नहीं भाई, एक बार शुरू हुआ तो वो गैप तो हर जगह मेंटेन है ना बच्चों। ये प्रॉपर्टीज आपको कहाँ तक देखने को मिलती है? बहुत दूर तक, बहुत दूर तक, पी ब्लॉक तक जाती है ये, कार्बन वाले फैमिली तक जाके रुकता है। रुकता तो नहीं है बट असर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है? जितना परेशानी आपको यहाँ पे इमीडिएट मिलता है उतना सारा चीज दिक्कत आगे नहीं होता है। तो ये हो गया, हम लोगों ने जेड स्टार का आइडिया जान लिया और सिग्मा का। अब एक बात बताओ तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि जेड स्टार का ऑर्डर बताओ किसके लिए? अगर मैं आपको दूं आयोडीन, आयोडीन प्लस एंड आयोडीन माइनस, आपके हिसाब से क्या ऑर्डर होगा इन तीनों में? किसका जेड स्टार ज्यादा होगा? सर आयोडीन प्लस का। आयोडीन प्लस का, हाँ सर यस। ठीक है। तो अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों, आ रहा है बात समझ में? तो जेड स्टार बराबर क्या होता है भाई? जेड माइनस सिग्मा। ये बताओ, आयोडीन हो, आयोडीन प्लस हो या आयोडीन माइनस हो, तीनों के लिए जेड स्टार का वैल्यू कितना है बच्चों? कम ऑन, तीनों के लिए 53. जेड का वैल्यू कितना है? एटॉमिक नंबर का कितना सेम। है ना? 53. तो वो इसके एटॉमिक नंबर के क्या वो बदलेगा बेटा? क्या जेड का वैल्यू बदलेगा इन तीनों के लिए? नो सर। क्योंकि वो एटॉमिक No, नंबर sir. तो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो यानी ये फिक्स हो गया सर, ये फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो गया तो बदल कौन रहा है? यही बदल रहा है, यही वेरिएबल है ना बच्चों? अगर ये बदल रहा है तो अब आप बताइए जरा, सिग्मा का वैल्यू क्या हो रहा है? सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, यस और नो? Yes, sir. यस। Yes, sir. भाई जितने अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इस पे रिपल्सन लगेगा बाहर की तरफ। बोलिए, सही बोल रहा हूँ? Yes. यस Yes, सर। sir. तो सिग्मा प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लियरली समझ में क्या आ रहा है कि I प्लस में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है, उससे ज्यादा I में है, और I माइनस में और इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये सिग्मा के लिए करेक्ट है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर सिग्मा बढ़ेगा और ये फिक्स है तो किसी फिक्स नंबर में से, जैसे मान लो 50 है, उसमें से 40 घटा दिए, एक बार 50 में 41 घटा दिए, एक बार 50 में 42 घटा दिए, तो बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा? सर जब 50 में से 40 घटाएंगे। मतलब कि सिग्मा कम है तो जेड स्टार ज्यादा आएगा, यही ना? यस सर। Yes, sir. तो क्लियरली समझ में क्या आ रहा है बच्चों कि सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका मतलब जेड स्टार कम होगा। तो ऑर्डर ऑफ जेड स्टार क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा I प्लस, फिर I, फिर I माइनस। ये जेड स्टार का ऑर्डर है ना? अच्छा ये बताओ, अगर जेड स्टार बढ़ेगा बच्चों, बताओ अगर जेड स्टार बढ़ गया तो उस पे क्या असर पड़ेगा? साइज पे क्या असर पड़ेगा अगर जेड स्टार बढ़ा तो? सर छोटा हो जाएगा साइज। छोटा हो जाएगा सर। हाँ, तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज पूछ रहा हूँ, देखता हूँ आप लोग बता पाते हो क्या। ये पूछ रहा हूँ कि मैं एक स्पीशीज दे रहा हूँ, जरा इनको पहचानो तो। देखो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ मैं नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2,
फ्लोरीन -1, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2। ये मैंने आपको 5 स्पीसीज दी हैं, ठीक है। इनका सिग्मा एंड जेड स्टार के बारे में बताओ। क्वेश्चन क्या है आपके लिए? फाइंड द इंक्रीजिंग, ऐसे मैं एरो अप लगाऊं तो समझ लो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, है ना, किस चीज का? सिग्मा एंड जेड स्टार फॉर द फॉलोइंग। सर सिग्मा तो सेम होगा ना सबका? निकाल के देखिए, आपको मालूम चलेगा। मुझे तो वैसे ऑर्डर चाहिए बस कि किसका ज्यादा है किसका कम। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, निकल जाएगा आंसर। ये हैं आपके पास स्पीसीज, इनके लिए निकालना है। आवाज आ रही सबको? सर यस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो, हमें सिर्फ रिलेटिव वैल्यू निकालना। थोड़ा दिमाग लगाओ तो आपको मालूम चलेगा कि सबके पास इलेक्ट्रॉन कितना है। एक बार चेक करो तो 7 एटॉमिक नंबर प्लस 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 8 + 2। तो यार ऐसे ही फ्लोरीन पे 9 + 1 है ना। सोडियम का 11 होता है, 1 निकल गया। मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 निकल गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है क्या सेम हो गए सब? सभी के लिए क्या दिख रहा है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इक्वल। सेम। ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज को बेटा आगे चल करके आप एकदम याद रखना, ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका मतलब क्या? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहेगा बच्चों? ठीक है। सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है यार। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सेम हो गया, इलेक्ट्रॉन सेम हो गया, तो हर एक चीज का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा। बोलिए यस। तो 1s2, 2s2, 2p6 सबका कॉन्फ़िगरेशन यही आएगा सभी का, है ना, क्योंकि सब में 10 है। अब बच्चों अगर ये सेम आएगा तो सबका सिग्मा भी सेम हो जाएगा। ये सुनो, अब तो गजब हो गया यार। जब सिग्मा भी सेम हो गया तो फिर बदल क्या रहा है? लेकिन सबका जेड बदल रहा है। तो जेड स्टार बराबर जेड माइनस सिग्मा, ये फिक्स, ये बदल रहा है। तो जेड स्टार ज्यादा होगा कब? इफ जेड इज मोर, है ना। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है बताइए तो? इनमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जेड स्टार क्या हो जाएगा? सर सबसे पहले नाइट्रोजन सबसे वीक, उससे थोड़ा ज्यादा इसका, उससे थोड़ा ज्यादा इसका, Na+ मैग्नीशियम +2। अच्छा ये बताओ बेटा, जेड स्टार ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, है ना। यस सर। तो उससे साइज पे क्या इफेक्ट आएगा? तो साइज छोटा होगा ना? मैग्नीशियम का सब साइज छोटा होता जाएगा, बिल्कुल। और आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या असर आएगा? सर वो बढ़ेगी, आयोनाइजेशन शाबाश, एनर्जी बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। यही सब सुनना चाह रहे थे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तो अब आपको देखो आइडिया हो गया ग्रुप के एलॉन कैसा है, पीरियड के एलॉन कैसा है। अब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शुरू कर देते हैं, है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब नंबर 1 सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, और वो है एटॉमिक
साइज की, एटॉमिक साइज। तो बच्चों आपके हिसाब से एटॉमिक साइज क्या है, पहले हम जान लेना चाहते हैं। Sir, the distance between the outermost electron and the nucleus. द डिस्टेंस बिटवीन द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ये आप जनरली समझते हो किससे, एटॉमिक साइज से। पर क्या बात तो बिल्कुल सही है कि सर न्यूक्लियस से जो बाहर रहने वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाला है, उसका एवरेज डिस्टेंस कितना है ना, यही आपका रेडियस है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, आपने देखा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कि क्या ये इलेक्ट्रॉन बाहर वाला क्या फिक्स है कि इतना ही दूरी पे रहेगा, या तो कहीं पे भी रह सकता है ना। Yes, sir. Yes. तो इसलिए क्या ये प्रैक्टिकल है कि मैं ये वैल्यू निकाल पाऊंगा, क्या कोई कैलकुलेशन से निकाल पाऊंगा? आंसर है No, नहीं, sir. कोई कैलकुलेशन से नहीं निकालता है। फिर क्या होता है कि मोस्ट केसेस में बेटा हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकालते हैं और वहीं से हम अप्रोक्सीमेशन से हम उसको एज्यूम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल रेडियस वी कैन नॉट फाइंड आउट, इट इज नॉट पॉसिबल to calculate actual atomic radius, है ना। It is not possible to calculate क्या चीज बेटा, actual atomic radius। क्यों ऐसा? Why? Due to इसका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी का कोई फिक्स चीज नहीं होता है कि 100% यही मिलेगा, वो बाहर भी हो सकता है, राइट। सो आप और अगर एक्यूरेट वर्ड लेना चाहते हो तो बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि आपको खुद भी नहीं मालूम है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहने वाला है, लेकिन बट हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। राइट। We can approximately determine it through X-ray diffraction method. Diffraction राइट। अब ये क्या चीज है बच्चों, ये थोड़ा समझो आप, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी पूछता है कि एक्सरे जो यूज करते हैं वो कौन सा एक्सरे है। तो अभी मैंने क्या आपको समझाया बच्चों कि एटम का एक्चुअल रेडियस आप निकाल नहीं सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है उसका, ठीक है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हो। कैसे? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। किस चीज का? तो बेटा सॉलिड का एक्सरे डिफ्रैक्शन कभी भी सॉलिड का निकालेंगे तो दैट विल बी मीनिंगफुल। सो बेसिकली इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग सॉलिड। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो चीज होता क्या है। तो बच्चों देखो, फिर मैं बता दूं कि वो वेव फिनोमेना है ना। मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ कि कैसा वो दिखेगा। तो जैसे मान लो बच्चों कि कोई मैंने सॉलिड ले लिया, है ना, मोर और लेस एटम आपस में टच में ही रहते हैं। ये मान लीजिए बच्चों आपके पास सॉलिड, अब इसी में मैं एक न्यूक्लियस बना दे रहा हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है ना बच्चों, आ रहा है बात समझ में? Yes, sir. राइट। तो एक मैंने सॉलिड बनाया जो रफली कुछ इस तरह का है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ।
हालांकि सॉलिड के स्ट्रक्चर अपने अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्रिस्टल के, बट रफली मैंने बता दिया कि मान लो इस तरह का तरीके से अरेंज्ड है। ठीक, अब ये कौन सा सॉलिड है? तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मान लो कोई मेटल है बेटा, जैसे आयरन मेटल है। तो क्या होता है बच्चों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में, एक्सरे डिफ्रैक्शन में, कि हम एक्सरे भेजते हैं यहाँ से, और वो क्या करता है एक्सरे, इन एटम से, इन एटम्स के पास से, ठीक है, निकल करके, अगर यहाँ सामने स्क्रीन रखा जाए बच्चों, तो इस पे एक पैटर्न देता है यहाँ, डिफ्रैक्शन पैटर्न, और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न के हिसाब से हम उनका रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक इक्वेशन होता है जिसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। अब बच्चों ये कहाँ से आता है इक्वेशन? तो ये फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। जो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होते हैं वो बेसिकली फिजिक्स के लॉ से, कोई ना कोई ऑप्टिकल इवेंट या कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इवेंट, किसी न किसी टाइप का फिनोमेना अप्लाई करके हम लोग निकालते हैं उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक डिफ्रैक्शन चीज है जो कि वेव से रिलेटेड है, तो ये निकल के आता है। व्हाट इज डी बेटा? डी का मतलब होता है ये स्पेसिंग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्पेसिंग है ना, उसी को मैं डी बोल रहा हूँ। आ रहा बात समझ में बच्चों? तो डी का मतलब आप दो इंटरन्यूक्लियर स्पेसिंग आप बोल लो। बच्चों क्लियर हो रहा है? तो Yes, sir. तो इस पैटर्न, इसको बोलते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन, तो इससे निकालते हैं। अब बेटा अगर आपको डी मालूम चल गया, और अगर सेम ही एटम है, ये सारा अलग अलग एटम नहीं है, तो आप क्या बोलोगे भाई? डी दो न्यूक्लियस के बीच का दूरी है, तो उसका लगभग आधा, मतलब लगभग आधा करेंगे तो एक एक का रेडियस निकल के आएगा, है ना? Yes. बोलिए। Yes, sir. तो एक्सरे डिफ्रैक्शन जब कराएंगे तो उससे जो एटम का रेडियस निकल के आएगा वो इस तरीके से कुछ निकल के आता है। बेसिकली वो एटम का रेडियस डायरेक्टली ना बता करके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मालूम करता है। तो नोट क्या करना है, थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन वी कैन डिटरमाइन राइट बच्चों, थ्रू एक्सरे डिफ्रैक्शन बच्चों आवाज आ रही सबको? Yes, sir. मैं क्या आपको बता रहा था कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है बच्चों, उससे क्या मालूम चलता है? वी कैन डिटरमाइन द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस पे कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बेटा? वेव नेचर पे बेस्ड होता है, डिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। दूसरा चीज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सरे ही क्यों चूज करते हैं, इसका भी क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर आप कोई और रेडिएशन जैसे विजिबल अगर आप लेकर के इधर पास करोगे ना बेटा, तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ही नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफ्रैक्शन पैटर्न के लिए जो स्पेसिंग है, या जिसको स्लिट विड्थ बोलते हैं, ठीक है, या यूं आप बोल लो कि स्लिट विड्थ ही अभी आप समझो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये जो स्लिट विड्थ की बात मैं कह रहा हूं, डिफ्रैक्शन पैटर्न शो होने के लिए ये जो डिस्टेंस है बेटा और जो वेवलेंथ है वो आपस में बहुत क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए अगर आपका वेवलेंथ बहुत बड़ा हो गया तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए सबसे बेस्ट रिजल्ट यहीं से मिलता है, क्योंकि एक्सरे का जो वेवलेंथ है बेटा आपको मालूम है वो एंगस्ट्रॉम में होता है, और बहुत क्लोज एंगस्ट्रॉम, मतलब कि आपको मालूम है 0.1 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम तक के बीच के रेंज को हम लोग कवर करते हैं इसमें, ये सुनो। तो इसलिए एक्सरे बड़ा यूजफुल है।
X-ray is used for diffraction. Because its wavelength is close to atomic spacing, है ना, एटम के बीच का डिस्टेंस, एटॉमिक स्पेसिंग। अब बच्चों, अब आपको समझ में आ गया कि सॉलिड का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से मालूम चलता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर यहाँ से मालूम चल रहा है तो अब डिपेंड करता है बच्चों किस टाइप का ये सॉलिड है, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आर डिफाइंड। जैसे अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस, तो उनमें अगर मैं बात करूं आपको, तो सबसे पहला बोलेंगे हम मेटालिक रेडियस। अब भाई मेटालिक रेडियस कहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कहाँ पे मिलेगा बच्चों, मेटल्स में। इट इज डिफाइंड इन मेटल्स, मेटल सॉलिड, राइट, इट इज डिफाइंड इन मेटल सॉलिड। तो अब अगर मान लो यही क्रिस्टल जो मैंने लिया है ऊपर, ठीक है बच्चों, अगर ये वैल्यू हमें मिल जाए, डी हमें मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों की जो रेडियस है मेटल का वो क्या होगा, d/2। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो मेटालिक रेडियस विल बी d/2 प्रोवाइडेड अगर आपको ये स्पेसिंग मिल जाए। अच्छा, दूसरा बच्चों इसमें डिफाइन होता है वो है आयन कोवेलेंट रेडियस। अब ये कोवेलेंट रेडियस क्या है, तो देखो बच्चों ये बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो ये वहां पे मिलेगा, इट इज डिफाइंड इन species which are covalently bonded. राइट, जैसे तो जैसे मान लो बेटा बोलूं मैं Cl2 में, H2 में, राइट, इनमें अगर मैं बात करूं तो आप देखो तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में स्पेसिंग मालूम चल जाएगा हमें, रफ स्पेसिंग। कैसे मालूम चलेगा, डिफ्रैक्शन से। तो अगर बच्चों वो मुझे डी मालूम चल गया, इस डी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो अगर रेडियस बताना हो, जिसको अब इस बार कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे, विल बी इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाई 2। बच्चों यहाँ पे हम वर्ड बॉन्ड लेंथ यूज करते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ बाई 2। अच्छा, उसी तरीके से हाइड्रोजन का मैं एक रफ स्केच बना दे रहा हूँ कोवेलेंट रेडियस का। हाइड्रोजन आपको मालूम है ना, 1s1, बच्चों बोलिए। Yes. Yes, Yes. sir. यस, तो हाइड्रोजन का ये कुछ इस तरह से बॉन्डिंग होता है बच्चों, ठीक है। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो ज्यादा डिटेल में दिखाऊंगा। ये इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इसी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो अगर यहाँ से मुझे रेडियस बताना हो, तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कौन सा, कोवेलेंट, कितना, बॉन्ड लेंथ d/2, या सिंपली बॉन्ड लेंथ बाई 2, बॉन्ड लेंथ बाई 2। अच्छा, क्लियरली अगर मैं पूछूं बच्चों कि अगर कोई एटम का
कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अगर मान लो इमेजिनरी वे में अगर वही एटम मेटालिक बॉन्ड भी बनाए तो आपको कौन सा रेडियस ज्यादा दिखाई दे रहा है? मेटालिक रेडियस ज्यादा दिख रहा है या कोवेलेंट रेडियस? कोवेलेंट। मेटालिक। मेटालिक क्यों? क्योंकि कोवेलेंट में देखो ना बेटा, ये कुछ ना कुछ शेयर कर लिया है रीजन। जब कुछ शेयर कर लेगा तो जब इसका d/2 करेंगे तो वो तो सिर्फ इतना डिस्टेंस बताएगा ना, जबकि मतलब यही यही बताएगा ना बच्चों। जबकि पहले क्या था, पहले वो एकदम जस्ट टचिंग सिचुएशन में था, तब यहाँ का डिस्टेंस था। अभी क्या है, इस लाइन में जो बॉन्ड लेंथ आया है इसके वाले लाइन पे। आ रहा है बात समझ में कुछ? यस Yes. क्लियर हो रहा है? तो अगर Yes. पूछा जाए कौन सा ज्यादा हो, अगर इमेजिनरी में बात करूं तो आंसर है कि मेटालिक रेडियस थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट रेडियस। ये जो मैंने आपको डिस्कशन किया प्यारे बच्चों, ये था तब जब दो एटम ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का सेम है। भाई कोवेलेंट बॉन्ड जरूरी थोड़ी ना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन या क्लोरीन क्लोरीन में बने, ठीक है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केस है, इफ कोवेलेंट बॉन्ड is formed between different atom like H and Cl। क्यों ऐसा क्यों? मतलब जिनके बीच में अलग, when there is difference in electronegativity। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो क्या होगा, यहाँ पे जो टर्म डिफाइन है वो कुछ इस तरीके से, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। राइट, ये है उसका एक्सप्रेशन कि डेंसिटी ऑफ ए एंड बी, अगर मान लो HCl बेटा है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन H एंड Cl या बॉन्ड लेंथ, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ, ये किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन। कौन सा रेडियस बच्चों? ये जो मैंने निकाला था, एज्यूमिंग कि वो आप आपस में ही कंबाइन कर रहे हैं, वो वाले रेडियस, ठीक है? ये और होल डिवाइडेड, और इसमें से चूंकि बच्चों आप देखो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है एक ज्यादा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा और बात बताऊंगा। डिफरेंस रहने से क्या होता है बच्चों, और थोड़ा नजदीक आ जाते हैं, तो जिसके वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा और कम हो जाता है इन दोनों के इंडिविजुअल वैल्यू से। कितना कम होता है? तो -0.09 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अब ये XCl एंड X, ये दोनों क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने सुना हो तो अच्छी बात है। ये बच्चों कोवेलेंट हो गया। इसी तरीके से अदर टर्म्स भी हैं, जैसे मैंने आपको ये दोनों बता दिया, उसी तरीके से बेटा एक आयनिक रेडियस है, ठीक है? आयनिक रेडियस वो कहाँ पे मिलेगा? आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा आप लोग हल्का रिसर्च करिएगा, और एटॉमिक रेडियस का मैं चाहूंगा कि आप उनका चार्ट भी बनाइए। मतलब एटॉमिक रेडियस का आप चार्ट भी बना लीजिए, मतलब आप एक बार देख लीजिए लेफ्ट टू राइट में कितना आ रहा है और टॉप टू बॉटम में कितना आ रहा है, ठीक है? ये अगर आप क्लियर कर लेंगे तो अगले क्लास में मैं थोड़ा और डिटेल इसमें चलूंगा, और नेक्स्ट क्लास में हमारा अनएशन एनर्जी भी